हम लोग बात कर रहे थे आपका प्रतिभूति देने के संबंध में। और कोई भी आदेश आपको दिया जाए और उसके अपालन पर कोई परिणाम पैदा न हो तो उस आदेश को दिए जाने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। परिणाम तो पैदा होना ही चाहिए, अदरवाइज आदेश दिया गया, उसका वायलेशन हुआ तो कानून, इसकी डिग्निटी, इसकी गरिमा ये और प्रश्नों के घेरे में आएगी। फिर तो इससे बढ़िया आदेश दिया ही ना जाए। अगर आदेश दिया गया और उसका वायलेशन होने की दशा में कोई उपबंध ना हो, कोई प्रोविजन ना हो, तो अब जो सेक्शन आएंगे पुराने सीआरपीसी में अगर देखेंगे तो 122, 123 और 124 मुख्य था, और अब देखेंगे इसमें तो आपका 141, 142 और 143, 143 भी होगा। ठीक है, ये सेक्शन है जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि अगर प्रतिभूति देने के लिए आदेश ये आपको दिया गया है, चाहे अंतर्गत धारा 125, 126, 127, 128, 129 किसी भी सेक्शन में दिया गया है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं कि आप चाहे प्रतिभूति दें और चाहे ना दें। आपको प्रतिभूति देनी ही होगी क्योंकि प्रॉपर इंक्वायरी अंतर्गत धारा 135 चलकर आपको प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। और अगर स्थिति 125 की है तो आफ्टर कंप्लीट ट्रायल ये जो पाया गया कि आप धारा 125 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराधों को करने के दोषी हो और वे अपराध ऐसे हैं कि जिनमें शांति भंग की गुंजाइश है, तो फिर आपको प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। तो ऐसी दशाओं में फिर आपको प्रतिभूति देनी ही होगी, और अगर नहीं देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। हमने आपको जब पिछली बार आईपीसी बताई थी तब भी हमने कहा था कि आपके ऊपर अगर जुर्माना अधिरोपित है तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम अगर आपने किया है तो कारावास ये भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी आपसे जुर्माना न वसूला जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जुर्माना फिर भी आपसे वसूला जाएगा और फिर भी जुर्माना वसूलने की जो प्रक्रिया दी गई वो पिछली सीआरपीसी में कहां दी थी? 421। वर्तमान में वो प्रक्रिया 421 के स्थान पर किस सेक्शन में? 461 इस सेक्शन में आ गई है। तो आपको देना तो जुर्माना पड़ेगा ही, क्योंकि इट इज नॉट योर स्वीट विल कि आपके ऊपर कोई आदेश ये दिया गया है तो आप चाहे तो जुर्माना दे दें और चाहे तो कारावास भुगत लेना। आपने कारावास देने में व्यतिक्रम, आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया। आपको प्रथमतः जुर्माना देना चाहिए था जैसे ही आदेश हुआ, तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर कारावास आपको मिला है, जुर्माने के बदले में कारावास ये नहीं मिला है। जुर्माना तो देना ही होगा, क्योंकि दोष सिद्ध व्यक्ति के रूप में आपके पास चयन के विकल्प नहीं है। दंड वही है जिसे देने वाला तय करेगा। दंड अपराधी की मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। दंड की विशेषता यही है कि दंड के विषय पर आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी कि आप चाहे जुर्माना दे दें और चाहे तो कारावास भुगत लें। नो, आप कारावास भी भुगतेंगे और आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। यद्यपि जुर्माना वसूलने के लिए पिछली आईपीसी में सेक्शन 72 वो एक अवधि निर्धारित करता था कि इस अवधि तक आप वसूलेंगे, इसके बाद नहीं। यहां नहीं, बेर जब तक हम बैठे तब तक नहीं। यहां मेरी बात सुनिए। तो वो एक अवधि निर्धारित करता था कि उस अवधि तक आप जुर्माना वसूल लें, उसके बाद वसूल नहीं पाएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन आपकी स्वीट विल नहीं थी कि आप चाहे जुर्माना दे दें और चाहे कारावास। यद्यपि क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य है तो आगे सेक्शन में लिखा यह था
कि अगर आपने जुर्माना देने के बदले, ठीक है, यानी जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने के कारण से कारावास भुगत लिया है, तो सामान्य नियम यह रहेगा कि आपसे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। सामान्य नियम यह होगा। लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोर्ट में रिकवर, अगर कोई अपवादिक परिस्थिति है, यह लग रहा है कि तुम स्मार्ट बन रहे हो और अपनी स्मार्टनेस के कारण कि हम तो नहीं देंगे, इस ढंग की बात है, तो फिर वसूला जाएगा। और उन दशाओं में जबकि जुर्माने में से पीड़ित को प्रतिकर देने की बात है या पीड़ित को प्रतिकर देने का आदेश है, तब तो वसूला ही जाएगा। ये पिछली सीआरपीसी में हम लोग पढ़कर आए थे। यद्यपि यहां जो प्रतिभूति मांगी गई है, ये दोष सिद्ध व्यक्ति से नहीं मांगी गई है, ये ऐसे व्यक्ति से मांगी गई है जिसके बारे में संभावना है, और अगर दोष सिद्ध से भी मांगी तो उसने अपना दंड भुगत लिया है। ठीक है, अगर 125 में आपने दोष सिद्ध से भी मांगी तो उसने जो किया उसका दंड भुगता। अब आप उससे प्रतिभूति ये क्यों मांग रहे हैं? लेकिन सोसाइटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमेशा बेहतर, बड़ा ये माना गया, और इसीलिए प्रतिभूति संबंधी आदेश देने की शक्ति ये दी गई उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी है जिनके विरुद्ध अब कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अगर था तो दोष सिद्ध वो हुए थे तो भुगत लिया, और शेष मामलों में तो वे किसी अपराध के दोषी नहीं, चाहे मसला 126 का हो, 127 का हो, 128 का हो, 129 का हो। लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था ने यह तय किया कि आपको प्रतिभूति देनी चाहिए, तो फिर आपको प्रतिभूति देनी पड़ेगी, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है, उसके सामने सबको सरेंडर करना होगा, इवन उनको जिन्होंने उसे बनाया है। जो विधायिका के सदस्य हैं वो कलेक्टिवली कानून बनाते हैं और उसके बाद तत्काल उसी कानून से बाध्य हो जाते हैं। तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस, इनका वर्णन 141 में किया गया। प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास, व्यतिक्रम आपको दे देनी है प्रतिभूति, क्योंकि 117 उसके अंतर्गत आदेश कर दिया गया। 117 यानी आपका 19 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां 19 जोड़कर आ रहा है, तो 136 इसके अंतर्गत आदेश आपको दिया जा चुका है कि आप प्रतिभूति दीजिए, और या फिर 125 में संबंधित न्यायालय ने आदेश कर दिया कि आप प्रतिभूति दीजिए, और आप नहीं दे रहे हैं, व्यतिक्रम कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो डिले की दशा में आपको उठा करके कारावास ये किया जाएगा। कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 125 या धारा 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, क्योंकि वहां लिखा था कहा 136 में कि न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारणों से यह आदेश भी दे सकता है कि जिस प्रतिभूति को देने की अपेक्षा व्यक्ति से की गई है वह प्रतिभूति भविष्य की किसी तिथि से लागू होगी, यह भी लिखा हुआ था। इसीलिए यहां कह रहा है उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिसको वह अवधि जिसके लिए प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय, ठीक आगे कौन सी दशा वर्णित है? 141 के बाद ठीक आगे 142 आएगी, तो ठीक आगे 142 है, और 142 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें यह ताकत दी गई है कि किसी भी न्यायालय ने प्रतिभूति संबंधी आदेश दिया है, यह व्यक्ति को प्रतिभूति देने से मुक्त यह कर सकते, किसी भी न्यायालय दिया, और अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिया है तो जिला मजिस्ट्रेट, और अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अंतर्गत धारा 125 दिया है तो सीजेएम ये प्रतिभूति संबंधी आदेशों में परिवर्तन कर सकते हैं, उससे मुक्ति ये भी दे सकते हैं, जितने की प्रतिभूति मांगी उससे कमी ये भी कर सकते हैं।
और अगर 3 साल मांग दी गई है तो अपेक्षा यह की गई है कि अगर 3 साल की प्रतिभूति किसी से मांग दी गई, उसने नहीं दी और उसे आपने कारावास भेज दिया, तो आप सारा मामला उठाकर सेशन कोर्ट के समक्ष रखेंगे। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर 3 साल की प्रतिभूति मांग रहा है, 3 साल की प्रतिभूति 110 में ही मांगी जा सकती है या 125 में मांगी जा सकती है। तो अगर 3 साल की प्रतिभूति मांगी गई है और व्यक्ति ने नहीं दी और आपने उसे कारावासित कर दिया प्रतिभूति न देने के लिए, तो फिर सारा मामला आप अपने पास नहीं रखेंगे, तुरंत उठाकर सेशन कोर्ट को भेजेंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसे 3 वर्ष तक अकारण केवल प्रतिभूति न देने के कारण कारावास में रखा जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। और वो भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे इवन दंड देने की ताकत ये भी नहीं है, ठीक है ना। या फिर उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के द्वारा जिसे दंड देने की ताकत अपराध किए जाने की दशा में भी 3 ही साल है, ठीक है। अगर अपराध की भी किया होता तो भी 3 साल ही दे पाते हैं, और अगर मानिए सीजीएम दे रहे तो चलो 7 दे लेते। लेकिन 3 साल किसी को यूं ही बंद रखना, चलो नहीं दे रहा, मान लिया बदतमीज है, लेकिन अपराध तो उसने कोई नहीं किया, तो कम से कम उसके मामले पर एक बड़े आदमी को विचार ये तो करना चाहिए। तो इसलिए अपेक्षा आगे के सेक्शंस में की गई है कि सेशन कोर्ट के समक्ष सारा मामला भेजा जाएगा और फिर सेशन कोर्ट ये तय करेगा कि 3 साल की प्रतिभूति मांगी भी जाए या ना मांगी जाए। उसे उचित ही नहीं लग रहा 3 साल कम कर दिया, उसे उचित नहीं लग रहा कि कतई मांगी जाए, छोड़ देगा। उसे उचित लग रहा कि नहीं ठीक मांगी गई और ये ठीक नहीं है, तो फिर 3 साल ठीक है नहीं देंगे आप प्रतिभूति, आप 3 साल जेल रहेंगे। तो सारी स्थितियां वहां हो सकती हैं। यह भी लिखा है कि मान लीजिए 2 लोगों के विचार विरुद्ध, हम लोग 135 पढ़कर आए थे, पूर्व में 116 पढ़ी थी कि 2 या अधिक लोगों के विरुद्ध एक ही कार्यवाही में जांच की जा सकती है। मान लीजिए 2 या अधिक लोगों के विरुद्ध जांच चल रही थी, उनमें से 1 से 3 साल की प्रतिभूति मांगना उन्होंने उचित समझा, और 1 से 2 साल की या 1 से 1 साल की, और दोनों ने नहीं दी, दोनों ने नहीं दी। तो जिसने 3 साल की मांगी उसका मामला सेशन कोर्ट के समक्ष आपको रखना होगा, ये बाध्यता है। लेकिन जिससे 3 से कम मांगी गई उसका तो नहीं रखना। लेकिन फिर भी चूंकि मामला एक ही संव्यवहार से उद्भूत हो रहा है, तो इसलिए इस पूरे संव्यवहार को सेशन कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। यद्यपि इस संव्यवहार में एक व्यक्ति है जिससे 3 साल से कम की प्रतिभूति ये मांगी गई है, और कानून ये कहता है कि 3 साल से तक मांगी गई हो, 3 साल से अनधिक मांगी गई हो और व्यक्ति न देता हो, उसे कारावासित किया गया हो, तो सेशन कोर्ट भेजा जाए। लिखा ये है। लेकिन फिर भी चूंकि यह एक ही संव्यवहार में 2 या अधिक लोग एक साथ जांच के अधीन थे और दोनों के संबंध में प्रतिभूति संबंधी आदेश दिया गया है, बस एक के संबंध में 3 वर्ष का और एक में 3 से कम का, और दोनों ने नहीं दिए। तो सेम प्रोविजन हम लोगों ने अपीलेट मामलों में भी देखा था। जब पीछे सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे थे तो जो अपीलें आई थी, और अपीलों के बारे में हमने पढ़ा था, अब भी फिर आएंगी, दोबारा आएंगी, वो तो जब हम अपीलों पहुंचेंगे आएंगे। तो वहां इस प्रकार की बात कही गई थी कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें एक ही संव्यवहार में कई सारे लोग विचारित हुए और एक को इतना दंड दिया गया कि उसका मामला अपील योग्य हो गया है, और एक को इतना दंड नहीं मिला कि उसका मामला अपील योग्य बने, लेकिन फिर भी पूरा मामला अपील योग्य समझा जाएगा और पूरा मामला उठा करके अपीलेट कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। क्योंकि यह न्याय का प्रथम सिद्धांत है। जब तक पूरा मामला आपके सामने नहीं है, आप कंप्लीट
सोच और विचार नहीं कर सकते, पूरा मामला होना चाहिए। इसीलिए जब कमिटल प्रोसीडिंग्स आती हैं, जो पिछली सीआरपीसी में धारा 209 में थी, अब बदल गई, तो मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचार नहीं है। मामला कहा है, अपराध नहीं कहा। मामला अगर सेशन न्यायालय द्वारा विचार नहीं है, आएगा भी है, देखेंगे, मजिस्ट्रेट देखेगा कि मामला किसके द्वारा विचार नहीं है, वो ये पाएगा सेशन द्वारा विचार नहीं मामला। उसमें यद्यपि ऐसे अपराध भी हैं जो मजिस्ट्रेट के द्वारा विचार नहीं है, लेकिन पूरा मामला ये कमिट होगा। ये नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी मामले अपने पास रोक ले और बाकी कमिट कर दे, ये नहीं होगा। पूरा मामला कमिट होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा मामला किसी के समक्ष होगा तभी चीजों के बारे में सम्यक निर्णय ये लिए जा सकते। यही बात आगे है अगले ही सेक्शन में। इसीलिए यहां पर ये शब्द प्रयोग किए कि यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 125 या 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उससे पूर्व जिसको वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती नहीं देता, तो वह इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा। यानी अगर उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीजेएम जो ठीक आगे सशक्त किए गए हैं बदलाव करने के लिए प्रतिभूति संबंधी आदेश इसमें, तो अगर वो बदलाव उन्होंने कर दिए तब तो बात अलग है। अन्यथा इसमें ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय, अगर ठीक आगे वर्णित दशा है तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा जेल भेजा जाएगा। कहता कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त ना हो जाए, या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था। यानी या तो तुम्हारे दिमाग ठीक हो जाएंगे, तुम प्रतिभूति दे दोगे, और नहीं तो जेल रहोगे। जैसे अपने आदरणीय केजरीवाल जी के दिमाग एकदम फिट हो गए थे जब उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था अरुण जेटली पर, तलब हुए थे, वो जमानत मांगी गई थी, तो वो तो अदालत को खेल समझ रहे थे और ये मान रहे थे कि साहब यहां तो ऐसे ही नाटक होता है। तो उन्होंने कहा हम तो निर्दोष हैं, हम बॉन्ड क्यों दें, हम तो पर्सनल बॉन्ड मांगा था कोर्ट ने। तो 15 दिन जेल रहे, फिट हो गए एकदम। फिर उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, बॉन्ड अगर नहीं दिया तो पूरे समय जेल रहना पड़ेगा। तो 15 दिन बाद उन्होंने बॉन्ड दे दिया, तो छूट गए। तो वही अकल आपको भी आ जाएगी, या तो आपको अकल आ जाएगी और नहीं तो आप पूरी अवधि जेल रहेंगे जिसके लिए प्रतिभूति संबंधी आदेश दिया गया है। क्योंकि मर्जी आपकी नहीं चलेगी, मर्जी कानून की चलेगी, ठीक है। और वो कानूनन अगर आपको आदेश दिया गया तो यह भी हो सकता है कि वाकई आपके कामों से लोक शांति को कोई खतरा ना हो, लेकिन मैक्सिमम इंक्वायरी जितनी की जा सकती उतनी की गई, और जब सत्य विचारण में नहीं कई बार सामने आता है तो जांच में भी नहीं आया तो ऐसी कौन सी बात। लेकिन फिर भी व्यवस्था के सामने आपको सिर झुकाना चाहिए। व्यवस्था के सामने सब सिर झुकाते हैं, ठीक है, कोई व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता। इवन वो पीठासीन अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी है अगर साक्षी के तौर पर उपस्थित होगा तो उसे भी व्यवस्था के सामने सिर झुकाना होगा। ये नहीं कह सकता कि हम प्रति परीक्षा के अधीन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे? ये केवल अभियुक्त है जिसकी परीक्षा होगी किंतु प्रति परीक्षा नहीं होगी। अभियुक्त की परीक्षा क्या होती है? धारा 313 सीआरपीसी पुरानी, ठीक है, नई 313 की जगह पर कोई सेक्शन आया होगा, ठीक है। तो ये केवल अभियुक्त है जिसकी परीक्षा तो होगी किंतु प्रति परीक्षा नहीं होगी, जब तक वो अपने को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत न करे। क्योंकि वो सक्षम साक्षी भी है, अगर प्रस्तुत कर देता है तब होगी। तो व्यवस्था इसके सामने सबको सिर झुकाना होगा। आपसे कहा गया प्रतिभूति दीजिए तो आपको देनी होगी, ठीक है। अगला कहता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 136 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तरवर्ती को
समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधपत्र या जमानत पत्र का भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र या जमानत पत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए। ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समर्पण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे कि उक्त व्यक्ति विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो। यानी सब कुछ होगा आपके खिलाफ, सब कुछ। आपने प्रतिभूति दे दी, आपको कारागार नहीं भेजा गया, और उसके बाद आपने वही काम किया जिसके लिए आपसे प्रतिभूति मांगी गई थी। ठीक है ना? सदाचार संबंधी प्रतिभूति का भंग माना जाएगा यदि आपने अपराध कर दिया, अपराध करने का प्रयत्न किया या अपराध करने का दुष्प्रेरण किया। पीछे पड़ के आए हम लोग, मेरा ख्याल 139 थी, क्योंकि 120 पिछले में है, 19 जोड़ दीजिए 139 आएगा। ठीक है? तो आपने ये किया तो कानून हेल्पलेस नहीं है। आपकी मान्यता हो सकती है कि वो हेल्पलेस है, क्योंकि कानून की प्रक्रिया चलती धीमे 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 है। लेकिन जिस दिन आप पकड़ में आ जाते हैं, फिर नरसिंह राव भी जो प्रधानमंत्री थे देश के, एक चटनी बेचने वाले लखूभाई पाठक की कंप्लेंट पर जेल जाते हैं। और जो निहायतन किसी भी मर्यादा को न मानने वाले लोग हैं, उनकी पत्नी खुद चीफ मिनिस्टर होती है और खुद की उद्घाटन की हुई जेल में जाना पड़ता है। लालू प्रसाद जी अपने गए हैं आदरणीय, उन्होंने ही बेउर जेल का उद्घाटन किया था और खुद ही गए उसमें। ठीक है? तो कानून की प्रक्रिया चलते धीमे धीमे है, लेकिन जिस दिन पकड़ में आप आ गए उस दिन आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां उन्होंने ये कहा कि आपने प्रतिभूति दी, कारागार नहीं भेजेगा, फिर आपने वही सब कुछ किया जो उसका भंग माना जाएगा, तो आपको पकड़ेंगे, आपको जेल भेजेंगे, क्योंकि आपने बंधपत्र का भंग कर दिया। फिर बंधपत्र जितनी अवधि तक के लिए उतनी अवधि तक अब आप जेल रहोगे, और आपका ये जेल रहना अगर किसी अन्य विधि के अंतर्गत आप इस बंधपत्र के भंग के कारण किसी अन्य दायित्व के भी अधीन है, तो आपका ये जेल जाना उस दायित्व पर कोई फर्क नहीं डालेगा। यानी वो दायित्व भी आपको निर्वहन करना होगा, उस दायित्व का उन्मोचन, उस दायित्व का निर्वहन वो भी करना होगा। और आगे देखेंगे सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन कोड कर रहा हूं 446, वो कहता था, नया इसमें भी 446 की जगह पर कुछ सेक्शन आए, वो ये कहता कोई बंधपत्र भंग हुआ, कोई, तो जांच की जाएगी कि क्या वाकई भंग है, और अगर पा लिया भंग है तो वो धनराशि जिसके लिए बंधपत्र आपने दिया वो वसूली जाएगी आपसे। नहीं देंगे तो 1 महीने और जेल जाएंगे। ठीक है? ऐसे करके वहां प्रक्रिया की, तो इस दायित्व के भी आप अधीन हैं। तो प्रतिभूति भंग करने के कारण तो जेल जाओगे ही, और पैसे भी आपको देने होंगे। तो कानून जितने आदेश आपको दे रहा है वो अनकंडीशनल आपको मानने होंगे, और अगर एक का भी वायलेशन किया तो प्रत्येक का परिणाम आपको दिखेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, आप बिजली चोरी करो तो जेल तो जाओगे ही, असेसमेंट भी किया जाएगा कि कब से चोरी कर रहे हो, उसका बिल भी दोगे। छोड़ा कुछ नहीं जाता है कानून में। इसलिए यहां यह कहा कि अगर आपने प्रतिभूति संबंधी आदेश दिए जाने के बाद, बंधपत्र के एग्जीक्यूशन के बाद उसका भंग किया, तो आप जेल भी जाएंगे, और आपका ये जेल जाना अन्य विधियों में इस बंधपत्र के भंग से उद्भूत अन्य दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वो सारे के सारे सच बने रहेंगे, और आपसे सारी चीजें, अगर कोई चीज कानून के मुताबिक वसूली जानी है इस बंधपत्र के
भंग के परिणाम स्वरूप तो वो सब वसूली जाएगी। इसलिए कानून का असच पालन यह अपेक्षित होता है। आगे कहता है जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की अवधि है, इसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, जो 125 में ही दिया जा सकता है या 110 में, जिसे अब 129 कहेंगे, उसमें दिया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वक प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायाधीश का आदेश होने तक वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्रवाई सुविधा अनुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे मृत्युदंड दे दिया हो तो आप रेफरेंस तत्काल उच्च न्यायालय को भेजेंगे। इसलिए मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये तो कर ही नहीं सकता, जेल भेज ही नहीं सकता, विचारण नहीं कर सकता अपराधी का। और आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अगर अपराधी का विचारण करे तो 3 साल दंड दे सकता है। तो ये प्रतिभूति न देने के संबंध में 3 साल व्यक्ति को स्वयं अपने आदेश से जेल रखें, ये कुछ ठीक नहीं समझा गया। इसलिए रखा गया कि वारंट तो जारी कर दीजिए, अगर 3 साल का आदेश दिया गया तो प्रतिभूति नहीं दी गई या भंग किया गया तो आदेश जारी कर दीजिए, तब तक वारंट के अधीन जेल में भी रखिए। लेकिन सुविधा अनुसार यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके मामला सेशन कोर्ट के समक्ष आना चाहिए और तब ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तला या साक्ष्य को जिसे वह आवश्यक समझे अपेक्षा करने के पश्चात और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात, सुने जाने का अवसर नहीं, उचित अवसर, संबंधित व्यक्ति कहता है आज हम तैयार नहीं है, एडजर्नमेंट हमें चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं आज ही सुनाओ और बाकी हम नहीं। उचित अवसर, उचित अवसर, उचित शब्द इसलिए जोड़ा है विशेष रूप से, सुनवाई का अवसर नहीं, सुनवाई का समुचित अवसर, ठीक है ना। उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे, यानी खंडित भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, जो ठीक समझे वो सारे आदेश सेशन कोर्ट पारित कर सकता है। परंतु वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, तो 3 वर्ष यानी सेशन न्यायालय भी, क्योंकि वो तो किसी भी प्रकार का दंडादेश दे सकते हैं, तो मूल प्रतिभूति देने का आदेश तो 3 ही साल का था, ये बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है ना, इसे क्लियर किया गया है क्योंकि पीछे उन्होंने क्या लिख दिया, ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। हालांकि संदर्भ में यही बात निकलनी चाहिए कि 3 साल से ज्यादा का आदेश नहीं दोगे, लेकिन लोगों का क्या कहना, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि जैसा आदेश दे ठीक, जैसे ऐसा आदेश दे जैसा वो ठीक समझे, लेकिन 3 साल से ज्यादा कतई नहीं। ये क्लियर किया है मामले को, बाकी कुछ नहीं। यदि एक ही कार्यवाही में, हमने आपको बताया, 2 या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, जिनमें से एक किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा 2 के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है मामला शामिल किया जाएगा। यानी 2 को विचारित किया गया था, विचारित तो नहीं करना चाहिए, 2 के विरुद्ध जांच हुई थी, विचारण तो हो ही नहीं सकता, विचारण तो अपराध का होता है। जांच, इंक्वायरी ये हुई थी और दोनों के विरुद्ध 3 वर्ष से, ठीक है, अनधिक अवधि का प्रतिभूति देने संबंधी आदेश पारित हुआ, एक का 3 वर्ष तक का और एक का 3 से कम, तो दोनों का मामला वहां रखा जाएगा और सेशन न्यायालय दोनों के संबंध में जैसा चाहे वैसा आदेश दे पाएंगे। कहता सेशन न्यायाधीश उपधारा 2 या उपधारा 4 के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्रवाई को सुविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश इसे अंतरित कर सकता है। पुरानी सीआरपीसी में सहायक सेशन न्यायाधीश वो भी लिखा है, अब तो सहायक खत्म ही कर दिया उन्होंने, ठीक है, बीएनएसएस में। तो इसलिए अपर सेशन न्यायाधीश इसके समक्ष रख सकता है और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्रवाई के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग ये करेगा। तो एडिशनल सेशन जज, हाई एडिशनल,
उसकी न्यायिक शक्तियां सेशन न्यायाधीश के बराबर होती ही हैं। वो केवल एक मामले में सेशन न्यायाधीश से अवर समझा जाता है कि वो चूंकि सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है, क्योंकि न्यायालय किसका है? सेशन न्यायाधीश का। न्यायालय तो सेशन न्यायाधीश का है। एक सेशन खंड है ये, इस एक सेशन खंड में एक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति है और उतने अपर सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति है जितनी नियुक्त किया जाना उचित समझा गया है। तो अपर सेशन न्यायाधीश जो नियुक्त किया जाना उचित समझे गए, वे कहां नियुक्त हैं? सेशन खंड में। तो सुपीरियर किसे होना चाहिए? सेशन जज को, वही है सुपीरियर। लेकिन आपकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वे बराबर हैं दोनों की, क्योंकि वे भी अपर सेशन न्यायाधीश हैं, एडिशनल सेशन जज हैं वे भी सेशन जज, लेकिन अतिरिक्त, क्योंकि अतिरिक्त तो वे सेशन न्यायाधीश इसके तो अवर हैं, लेकिन वैसे न्यायिक शक्तियों में उसके बराबर है, तो उसे अंतरित कर सकता है और वो सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, अब आप तो जेल ही में हैं, आप तो जेल में ही हैं भाई। सेशन न्यायाधीश को मामला गया है, लेकिन वारंट के अधीन आपको तो जेल ही भेज दिया गया। अब आपके दिमाग ठीक हो गए, सेशन न्यायाधीश का मामला चल रहा है, तब तक आपने जेल में भारत साधक अधिकारी को प्रतिभूति दे दी कि हम बाद में लड़ते रहेंगे, देखा जाएगा। तो आप तत्काल छोड़ दिए जाएंगे। कहता है यदि प्रतिभूति जेल के भार साधक अधिकारी को निर्दिष्ट की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया था तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। ठीक है, निर्देशित अंग्रेजी में अग्रेषित होगा। ठीक है, ही शैल फोर्थ विथ रेफर द मैटर, रेफर, ठीक है, संदर्भित करेगा कि भाई प्रतिभूति आप तो जेल में हैं, आप देंगे किसे? जेल के भार साधक अधिकारी को। जेल के भार साधक अधिकारी देंगे, वो संदर्भित करेंगे कि भाई प्रतिभूति आ गई है, और उनके आदेश तो उन्हीं के आएंगे, उनके आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। आप छोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना, आप छोड़ नहीं देंगे। जुर्माना लगा होता तो छोड़ देते, क्योंकि जुर्माने में सीधे होता है कि इतना जुर्माना दें, जैसे आपने दिया खत्म, बात हो गई। ठीक है, अच्छा, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा। ये मुख्य बात खूब पूछा जाता है। अब यहां पर यह नहीं लिखा है कि सदाचार संबंधी प्रतिभूति देने की असफलता की दशा में कारावास कठोर होगा, लेकिन आप देखेंगे तो विविक्षित रूप से लिखा भी है, क्योंकि सीधे उन्होंने कह दिया कि परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने में, ठीक है, अगर असफलता हुई तो कारावास सादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सदाचार संबंधी प्रतिभूति देने में असफलता है तो कारावास सादा या कठोर किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। तो सादा या कठोर दोनों हो जाएंगे, एक उन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा, सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जहां कार्यवाही धारा 127 के अधीन दी गई, अच्छा वहां सादा होगा। 127 के अधीन यानी दो स्थितियां आ गई, तो जब दो आ गई तो हमारी पिछली बात नहीं मानी जाएगी, बेर माना जाएगा। 127 के अधीन यानी 127 में क्या पूर्वावधानी बरत रहे थे, आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, और अंदेशा यह हो रहा था कि आप जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हो ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को करने के लिए छिपा रहे हो, अंदेशा यह हो रहा था, इसलिए आपसे प्रतिभूति मांगी गई थी सदाचारी बने रहने के लिए। तो 127 के अधीन की गई वहां सादा होगा, और जहां कार्रवाई धारा 128 या 129 के अधीन की गई है वहां जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय मजिस्ट्रेट निर्देश से कठिन या सादा होगा। आपसे पूछा यही जाता है, ठीक है, आपसे हमेशा ये पूछा जाता है, क्योंकि प्रतिभूति देने संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित प्रोविजन आप भले ही पढ़ लें, लेकिन जहां आपको 8-10 उपबंधों वाला जो लंबा सा सेक्शन दिखाई दिया, ये रे करके आप पढ़ लेते हैं, और लास्ट वाले तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। इसलिए हमेशा वो पूछा जाता है जो आपको न आता हो, ये जिसके बारे में संदेह हो कि आपको नहीं आएगा वही पूछेंगे, और 1 नंबर से रुकेगा सिलेक्शन, 1 सत्या 3 नंबर और होते, 3 सिर्फ 3,
ठीक है, तो हो गया था सर, सिर्फ 3 नंबर। ठीक है, तो आपका एक एक नंबर से आप बाहर हो जाएंगे, एक एक नंबर से। और हमने कहा कि 50 नंबर 50% नंबर लाना तो बच्चों का खेल है, कितनी को भी डाल दो आएंगे। सिलेक्शन 75 पे होगा और आपका 10% या 20% थोड़ा पढ़ने से आ जाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे आ जाएंगे, 70 हो जाएंगे। और 5% ये लाने में दांतों से पसीने आ जाएंगे। ये 5% की लड़ाई है, लड़ाई तो 5% की है। और उसके लिए आपको एक एक शब्द बेयर का पढ़ना है, एक एक शब्द, कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो कहते हैं शॉर्टकट, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल कतई 100% झूठ। ये जो जज बनाने वाली धाराएं, और ठीक है, तो खुद क्यों नहीं बन गए जो जज बनाने वाली धाराएं बता रहे थे। ठीक है, ये ठीक है कि जो बता रहा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि जज हो ही जाए, क्योंकि जज होना ये आपकी वृत्ति हो सकती है, आपके लिए बड़ी बात हो सकती है। किसी को पढ़ाने में ही आनंद आता है, उसकी वृत्ति नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आपकी रुचि है कंपटीशन में, तो डेफिनेटली आपको बेयर में एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक एक नंबर से बाहर होंगे, एक एक नंबर से। इसलिए इसको जरूर देखें। आगे कहता है, प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। ठीक है, अभी तक आप व्यक्तियों को कारावासित कर रहे थे, अब जो कारावासित हैं उन्हें छोड़ने की शक्ति। तो सबसे पहले कहता है, जब कभी धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल होने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित करने का आदेश दे सकता है। क्योंकि अगर आप 2 स्थितियों में कारावास में होंगे, या तो आपने भंग किया है, ठीक है ना, प्रतिभूति आपने दी थी और भंग कर दी, तब तो शेष अवधि के लिए कारावास में आप जग गए, ठीक है ना, और आपने बंधपत्र की रकम आदि वसूली जाएगी, या आपने प्रतिभूति दी ही नहीं, ठीक है ना, या तो आपने प्रतिभूति दी ही नहीं। तो अगर प्रतिभूति आपने नहीं दी है, इस कारण से आप कारावासित कि आपने प्रतिभूति दी नहीं, तो सीजेएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह लगता है अगर कि आपको समाज को खतरे में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, क्योंकि चलो 1 साल की या 6 महीने की हमने मांगी थी, 1 महीने से आप जेल में हैं, ठीक है, तो जो काम आप करना चाहते थे वो अब हो ही नहीं पाएंगे, तो 1 महीने बाद हमें ठीक है, हमने छोड़ दिया आपको, ठीक है। तो अगर ये उचित लगता है कि अब आपको समाज की शांति को भंग, ठीक है, खतरे में डाले बिना सुरक्षित छोड़ा जा सकता है, छोड़ दिया जाएगा। आगे कहता है, जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है, वहां धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूतियों की संख्या को, उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, कम करते हुए आदेश दे सकता है। यानी आप साल भर से जेल में, ठीक है, 6 महीने जेल में है, तो आपका और 1 साल की प्रतिभूति का आदेश, उसके कारण, और आपने प्रतिभूति दी नहीं, तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट प्रत्येक मामले में प्रतिभूतियों की संख्या को कम करते हुए, मान लो तुमने 2 मांगे गए, 1 दिया, या उनकी रकम को कम करते हुए या अवधि को कम करते हुए आदेश दे सकते हैं और आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने दी तो, लेकिन उतनी नहीं अरेंज हो पा रही है, इसलिए आप जेल में हैं। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट प्रत्येक मामले में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के मामले में, और अन्य मामलों में जहां आदेश किसी मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो सीजेएम।
प्रतिभूओं की संख्या, प्रतिभूओं की रकम, ये जितनी अवधि के लिए बंधपत्र दिया जाना था उस अवधि को कम करते हुए निर्देश दे सकते हैं उस दशा में जबकि आप प्रतिभूति न देने के कारण जेल में, और प्रतिभूति न देने का कारण, ठीक है, धारा के पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह इस मंतव्य के साथ बनाई गई है कि आप कंप्लीट प्रतिभूति नहीं दे पा रहे हैं इसलिए जेल में है, तो उसे कम करके आदेश दे देंगे कि भाई कम कर दिया। ऐसी कमी का आदेश, ठीक है, ऐसी शर्तों के सहित या ऐसी शर्तों के बिना दिया जाएगा, ठीक है, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करेगा। जैसे बेल ऑर्डर देते हैं ना, उसमें कंडीशंस लगाते हैं, गवाहों को नहीं धमकाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ऐसे ही ये कम करने का आदेश तो देंगे लेकिन शर्तों सहित, ये शर्तों के बिना भी ये कम करने का आदेश दिया जा सकता है। आगे कहता है परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त उस अवधि के समाप्ति पर प्रवर्तन न रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। जब 3 साल की अवधि खत्म हो गई फिर कोई शर्त प्रवृत्त क्यों रहेगी? जैसे उन्होंने कह दिया ठीक है आपको छोड़ रहे हैं, या प्रतिभूति की रकम कम कर रहे हैं, या प्रतिभूति का समय कम कर रहे हैं, लेकिन आप रोज थाने में हाजिरी देंगे। जब समय बीत गया प्रतिभूति का तब थाने में हाजिरी थोड़े देंगे, क्योंकि ऐसा कोई आदेश तब प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, राज्य सरकार नियमों द्वारा उन शर्तों को विहित कर सकती हैं जिन पर सशर्त उन्मोचन किया जा सकता है। राज्य सरकार नियम बना सकती है, ठीक है, कि साहब इतने दिन तक अगर प्रतिभूति की व्यवस्था नहीं हो सकी है पर्याप्त, तो व्यक्ति को सशर्त छोड़ा जा सकता है, नियम बना सकते हैं जैसे चाहें। यदि कोई शर्त जिस पर ऐसा व्यक्ति छोड़ा गया है भंग कर दी गई, ठीक है ना, धारा 136 का अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई, आपने पूरी नहीं की, भंग करना तो छोड़ो, आपने पूरी नहीं की, तो वह आदेश को रद्द कर देगा। किसको? कौन सा आदेश? वो जो कम करने के लिए दिया था उसने, ठीक है, वो रद्द कर देगा। और जब रद्द होगा तो प्रत्येक पुलिस ऑफिसर आपको डिटेन कर सकेगा। आगे आ जाएगा, जब उन्मोचन का सशर्त आदेश धारा 5 के अधीन रद्द किया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। और फिर धारा 136 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, द्वारा पारित किसी आदेश के मामले जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीजीएम के सामने यह व्यक्ति पेश किया जाएगा जिसने शर्त पूरी नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि सशर्त रिलीज का आदेश दे कौन रहा था? डीएम या सीजीएम, वही तो दे रहे थे, या उच्च न्यायालय सेशन न्यायाधीश, वही तो दे रहे थे, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय सेशन न्यायाधीश के समक्ष ये सब बातें ले नहीं जाई जाती। आपने आदेश शर्त पूरी नहीं की, आपको पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था, डीएम, और अन्य मामले में सीजीएम उसके समक्ष ले जाएंगे। जब उसके समक्ष ले जाएंगे तो तुम्हारी आरती थोड़े उतारेगा, ठीक है, तो आपको उठा जेल भेजेगा, ठीक है। कहता है उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेशों के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुपुर्द किया गया था, निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था, ठीक है, प्रतिभूति दे देता है, या तो तुम प्रतिभूति दो, ठीक है भाई, उन्मोचन तुम्हें सशर्त दे दिया था ना, पहले तुम जेल में थे, सम्यक प्रतिभूति दे नहीं पा रहे थे, सम्यक प्रतिभूति देने संबंधी आदेश को कम किया गया, सशर्त किया गया, ठीक है, आपने शर्त पूरी नहीं की, पुलिस अधिकारी ने वारंट पर गिरफ्तार कर लिया, आप फिर आ गए सामने, अब या तो प्रतिभूति दो, और या जेल जाओ, ठीक है ना। तो धारा ये आपका यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीजीएम या तो उसे शेष भाग की सजा पूर्वक भुगतने के लिए जेल भेज देंगे, और या प्रतिभूति वो दे देगा तो छोड़ देंगे। उपधारा 7 के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति ऐसे न्यायालय मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तरवर्ती को पूर्वक शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर धारा 141 के उपबंधों रहते हुए किसी भी समय छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अरे भाई ठीक है, शर्त पूरी नहीं की, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, अब आप जेल में हो तो चाहे जिस समय दे दो प्रतिभूति, आप प्रतिभूति दे देंगे फिर छूट जाएंगे। जिसने जेल भेजा था, मान लीजिए
तो ट्रांसफर हो गया, उसका पद उत्तरवर्ती है तो उसे दे दो, जिसे आप दे देंगे प्रतिभूति फिर छूट जाएंगे। ठीक है। आपका कह रहा उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय पर शांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंधपत्र को जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे किसी समय भी रद्द कर सकता है। यानी अगर उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय ने कोई शांति बनाए रखने का आदेश दिया तो वो दे सकते हैं। कहां? 125 में। ठीक है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष जब कार्यवाही रखी गई थी तब वो भी दे सकते थे। तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने अगर सदाचारी बने रहने के लिए पर शांति बनाए रखने की कोई प्रतिभूति दी संबंधी आदेश दिया है तो वे उसे किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। और जहां ऐसा बंध पत्र 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दिया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अन्य किसी मजिस्ट्रेट ने दिया तो सीजीएम किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। ठीक है ना। जब चाहे कम भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, सारी चीजें आ गई। ठीक है ना। और कोई प्रतिभू, कोई जमानती भी, ठीक है ना, प्रतिभू सहित आपसे बंध पत्र और प्रतिभू रहित बंध पत्र दोनों मांगे जा सकते हैं ना। तो जो प्रतिभू है वो भी कभी भी ये कह सकता है कि हम इनके प्रतिभू नहीं रहना चाहते, और अगर ऐसा हुआ तो आपको आगे भाई 1 साल की मांगी गई, 2 महीने बाद प्रतिभू आ गया कि भैया हम आगे नहीं रहना चाहते इनके प्रतिभू, तो आप 10 महीने के लिए नया प्रतिभू दें और आपको सम्मन या वारंट के द्वारा बुलाया जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब तो आपका प्रतिभू वापस जा रहा है तो सम्मन या वारंट के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा और आपसे नई प्रतिभूति की मांग की जाएगी। 124 यही कह रहा है कि बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति जब वह व्यक्ति जिसको हाजिरी के लिए धारा 140 के उपधारा 3 के परंतु के अधीन, 140 के परंतु में क्या था? प्रतिभू अस्वीकार करने की शर्त थी। पहले स्वीकार हो गया, बीच में दिवालिया हो गया, जो कोई और बात हो गई जिसकी वजह से वो प्रतिभू अब पर्याप्त प्रतिभू नहीं रहा तो प्रतिभू को अस्वीकार कर देगा, और जब अस्वीकार करेगा तो जिसने प्रतिभूति जिससे मांगी गई थी उसे बुलाया जाएगा, नई प्रतिभूति मांगी जाएगी, वो सब कायम होगा। और वो नई प्रतिभूति काहे के लिए होगी? शेष अवधि के लिए। पहले तो प्रतिभू स्वीकार हो गया था, बाद में दिवालिया होने या अन्य किसी कारण से वो अनुपयुक्त हो गया। जब बाद में हुआ तो जो शेष अवधि बची उसी के लिए तो नई प्रतिभूति मांगी जाएगी। तो कहता है, और वो किस पर मांगेंगे? 124 जो वर्तमान में 143 हो गया है। इसमें कहता है जब वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए धारा 140 के उपधारा 3 के परंतु के अधीन या 142 के उपधारा 10 के अधीन, 142 के उपधारा 10 का प्रतिभू ने आके कह दिया कि भैया हम इनकी प्रतिभूति नहीं लेना चाहते, तब ठीक है 10 के अधीन सम्मन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। या तो हाजिर आ जाएगा अपने आप, और नहीं आओगे तो वारंट पे पकड़ के आ जाओगे, या लाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंध पत्र या जमानत पत्र को रद्द कर देगा। यानी पूर्व का जो जमानती है उसके द्वारा निष्पादित जो जमानत पत्र या बंध पत्र है उसे रद्द कर देगा, और उस व्यक्ति को जिससे प्रतिभूति मांगी गई मूल रूप से ऐसे बंध पत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की जैसी मूल प्रतिभूति थी नई प्रतिभूति देने का आदेश देगा। मान लीजिए मूल प्रतिभूति 50,000 रुपए थी तो नई प्रतिभूति 50,000 रुपए की शेष अवधि के लिए दो। ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 139 से धारा 142 तक की धाराओं, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 125 या 136 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि मानो ये नई प्रतिभूति, ठीक है, के संबंध में आदेश उन्हीं धाराओं के अधीन दिया गया और ये नई प्रतिभूति ली जाएगी। तो ये आपका प्रिवेंटिव एक्शन, यही प्रिवेंटिव एक्शन है, ऐसा नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि प्रिवेंटिव एक्शन का ये एक प्रकार है, अब प्रिवेंटिव एक्शन का दूसरा प्रकार शुरू होगा, और वो क्या होगा? पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, माता पिता और बच्चे,
इनका भरण पोषण आप देंगे। और हमने आपको जब हिंदू लॉ पढ़ाया तब आपसे चर्चा की कि आखिर इतनी जगहों पर भरण पोषण संबंधी प्रावधान रखने की जरूरत क्या है। आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखें तो वहां भी पत्नी को भरण पोषण, हिंदू मैरिज एक्ट देखें तो वहां भी धारा 24 और 25, वहां भी पत्नी को भरण पोषण। आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा मेरा ख्याल है 24 या 23 है, जिसमें व्यक्ति अपने माता पिता और अपत्यों का, ठीक है 20 है कितनी है, ऐसा ही है 20 से लेकर 24 तक कहीं पर है, अपनी पत्नी बच्चे और मां बाप इनके भरण पोषण के लिए बाध्य है। इतनी जगह पर भरण पोषण संबंधी प्रावधान रखने की जरूरत क्या है, क्यों रखेंगे, इस पर आपसे बात की थी हमने, तो इसके कारण आपको बताए थे। आपने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहता है कि जब इस अधिनियम के अधीन कोई मामला पेंडिंग हो तो धारा 24 और 25 के अंतर्गत मेंटेनेंस दिए जा सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मामला पेंडिंग कब होगा, जबकि तलाक मांगी है, जबकि सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करी है, जबकि जुडिशियल सेपरेशन के लिए आई है, जबकि विवाह को शून्य कराने आई है, जबकि विवाह को शून्य करनी, विवाह को शून्य घोषित कराने आई है, तभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मामला पेंडिंग होगा। और एक पत्नी है जिसे उसका पति भरण पोषण नहीं देता, उसके पास पर्याप्त साधन भी नहीं है भरण पोषण के लिए, और हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इच्छुक नहीं है, भाई काहे ले ले तलाक, काहे सेक्शन 9 का मुकदमा डाले, नहीं डाल रही, तो उसे भरण पोषण कैसे मिलेगा, क्योंकि 24 और 25 तब एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। भाई 24-25 तो तब एप्लीकेबल होंगे जबकि उस अधिनियम के अधीन मामला विचाराधीन हो। उस अधिनियम के अधीन मामला विचाराधीन है ही नहीं, उस अधिनियम के अधीन तो मामला तब विचाराधीन हो जब तलाक मांगे, सेक्शन 9 का मुकदमा लाए, जुडिशियल सेपरेशन लाए, ऐसा कुछ किया नहीं, तो मिले कैसे मेंटेनेंस। इसलिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बनाया, वहां मिलेगा, ठीक है मेंटेनेंस। चलो वहां पत्नी को मिल गया, ठीक है, मां बाप को मिल गया, बच्चों को मिल गया, लेकिन महिला को कैसे मिलेगा, क्योंकि महिला पत्नी हो जरूरी तो नहीं है। भाई सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाएंगे ना। परिवारों में महिलाओं के पास अपने भरण पोषण के साधन आज भी नहीं है, तो महिला को भरण पोषण कहां से मिले। महिला तो बहन भी हो सकती है, महिला तो विधवा भाभी भी हो सकती है, महिला तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसमें भी मेंटेनेंस, और वहां किसे मिलेगा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, इसे मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपका फिर भी मामला बच जाता है, वहां आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी या आपको दिक्कतें आ सकती, तो एडिशनल यहां समरी प्रोसीडिंग जल्दी मिले, इसके लिए यहां भी मेंटेनेंस के प्रोविजन है। तो मेंटेनेंस विभिन्न जगहों पर रखा गया है और विभिन्न जगहों पर रखे जाने की जरूरत है, इसलिए रखा गया। यहां पत्नी, संतान, माता पिता, इसके भरण पोषण के लिए आदेश, और क्यों, इसलिए ताकि प्रिवेंटिव एक्शन है ये भी। अगर इनका भरण पोषण आप नहीं दोगे तो भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करेगा, फिर तो वो सब कुछ करेगा अपना पेट भरने को, और फिर समाज में अशांति पैदा होगी, और फिर हम विचारण करते घूमे अपराधों का, दोषों को, लोगों को दंडित करते घूमे, उससे क्या लाभ। इससे बढ़िया ऐसी व्यवस्था निर्मित न करें जिसमें ये सब स्थितियां आए ना। तो इसलिए अब प्रिवेंटिव एक्शन का दूसरा प्रकार शुरू होगा, जिस पर हम लोग कल बात करेंगे, और देखेंगे कि पत्नी कहेंगे किसे इस सेक्शन के लिए, जो विदिता विवाहित है
ये जो पत्नी व्रत रह रही है, पर्याप्त साधनों का क्या मतलब है, ये सारी बातों पर चर्चा होगी, देखेंगे, कल बात करेंगे।